नेपाल और भारत के हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, कल्चर रिलेशंस रहे हैं। 1950 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में, और तब से जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। और एक ट्रेडिशन भी बना हुआ है। ट्रेडिशन ये बना है कि जब भी नेपाल में कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, अपॉइंट होता है, तो उस नए प्राइम मिनिस्टर की जो पहली फॉरेन विजिट होती है वो हमेशा भारत की ही होती है। लेकिन इस बार इस डेकेड ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़ दिया नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर, जो 4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल के, केपी शर्मा ओली ने। और इस बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की जो पहली विजिट रही वो चाइना की रही। ऑब्वियसली बात है, जब इतने पुराने डेकेड्स ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़कर चाइना की तरफ पहली फॉरेन विजिट करी है केपी शर्मा ओली ने, तो चाइना ने भी इस चीज को अप्रिशिएट किया। एंड इसी वजह से कई इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट भी साइन हुए हैं नेपाल और चाइना के बीच में। तो ये अग्रीमेंट किन किन सेक्टर्स में साइन हुए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें कहां मामला आके फंस रहा है, क्यों जो है वो डील नहीं हो पा रही है, और किस तरीके से चाइना और नेपाल की जो क्लोजनेस है वो भारत को इंपैक्ट कर सकती है। भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पावर्ड बाय 247। इसी तरीके की अपडेट्स आपको चैनल पे मिला करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि डेकेड्स ओल्ड ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन के तहत ये है कि केपी कोई भी नया प्राइम मिनिस्टर बनता है वो इंडिया जाता है, लेकिन इस बार इन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़ा। इसी वजह से जब ये विजिट पर गए, जब ये बीजिंग पहुंचे केपी शर्मा ओली, तो चाइना और नेपाल के बीच में 9 पॉइंट अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, 9 ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अग्रीमेंट साइन हुआ है। $20 मिलियन, ठीक है, $20 मिलियन का ग्रांट असिस्टेंस भी दिया गया है चाइना की तरफ से नेपाल को, जब ये पीएम, जब इनकी विजिट जो है वो डिसाइड हुई या जब ऑफिशियल हुई। इसके साथ ही साथ चाइना की सरकार ने 300 मिलियन चाइनीज युआन और अप्रूव्ड किए हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि कई सारे जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है चाइना। और चाइना चाहता है कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में चाइना के द्वारा बनाए जा सके, सो दैट चाइना का इन्फ्लुएंस बन सके। और ये जो अनाउंसमेंट, ये सारी चीज जो डील हुई है, ये खुद जो है नेपाल की अथॉरिटीज ने बताई है जब जैसे ही ये जो विजिट कंक्लूड हुई है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 9 एग्रीमेंट्स, वो जो 9 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं वो किन किन सेक्टर्स में हुए हैं। तो ट्रेड एंड ट्रांजिट में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स पर हुआ है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ है, एनर्जी कोऑपरेशन पर बात हुई है, एग्रीमेंट हुई है, एजुकेशन और कल्चर पर हुआ है कि किस तरीके से पीपल टू पीपल कनेक्ट। जैसे अगर मैं भारत और नेपाल की बात करूं, तो भारत और नेपाल के बीच में पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर है। ठीक है, बहुत से नेपाली स्टूडेंट्स जो हैं वो भारत में आके पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आके पढ़ते हैं, यहाँ पर जॉब्स भी करते हैं, कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए उनकी एलिजिबिलिटी भी है। तो इसी वजह से जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो काफ़ी बड़े लेवल पर है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो इसी तरीके का कल्चरल कनेक्ट जो है वो चाइना और नेपाल के बीच में भी हो सके, तो इस पर भी अग्रीमेंट हुआ है। BRI कमिटमेंट्स पे बात करी गई है, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, किस तरीके से जो प्रपोज कमिटमेंट्स हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा सके, उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। क्रॉस बॉर्डर रेलवेज पर बात करी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत अच्छी खबर भी नहीं है अगर ये रेलवे जो है बनके तैयार हो जाएगा, वो जो कि मैं भी आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन हुआ है, टूरिज्म पर डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से जो चाइनीज सिटीजन्स है वो नेपाल में आए, वहां की नेपाल की टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करें, वो कैसे प्रोविजंस हो सकता है, उस पर बात हुई है। एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे एनर्जी की बात हो, चाहे कल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हो, टूरिज्म की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज आपको देखने को मिलेगा, उन सब एस्पेक्ट पर जो है वो डिस्कशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन चाइना एंड नेपाल, जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से ओवर द टाइम चाइना जो है काफी ज्यादा क्लोज होता चला जा रहा है। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, चाइना की नेपाल की जो इकोनॉमी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, वहां पर भी कुछ ना कुछ टर्मोइल चलता रहता है। तो ये जो लोन्स अप्रूव किए जा रहे हैं चाइना का, ये एक बड़ा या जो लोन्स हो गया, ग्रांट हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसके थ्रू जो है रिलेशन जो है वो मजबूत हो रहे हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया ना क्रॉस बॉर्डर रेलवे, उसमें एक इंपॉर्टेंट और बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है चाइना का, एंड दैट इज ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट। ठीक है, ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट। अब आप देखोगे ये तिब्बत को भी कनेक्ट करता है, ये चाइना के भी कुछ कई इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस को कनेक्ट करता है, और फिर नेपाल के जो इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे काठमांडू, यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है ये पहुंचाती है। तो ये भारत है, यहां पर अगर चाइना की इस तरीके से प्रेजेंस आ जाएगी तो ऐसा हो सकता है ओवर द
ओवर द टाइम कि अगर चाइना को लगा कि भारत पर प्रेशर किया जा सके तो ऑलरेडी पाकिस्तान के थ्रू एलओसी पर वो प्रेशर जनरेट करा सकता है। प्लस अगर नेपाल में भी, ठीक है, नेपाल में भी अगर चाइना का इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो फिर यहां से भी कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो चाइना करा सकता है। इस वजह से ये जो न्यूज़ है, ये जो नेपाल है ये क्लोज हो रहा है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए चाइना का सिंपल फंडा ये रहा है कि भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली साउथ एशियन रीजन में, वहां पर जो भी इन्फ्लुएंस है भारत का वो कैसे ना कैसे करके कम किया जाए। चाहे हम श्रीलंका की बात कर लें, चाहे मालदीव्स की बात कर लें, चाहे हम नेपाल की बात कर लें, भूटान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, और जो इंडियन ओशन में आइलैंड नेशंस हैं वहां पर बात कर लें, तो वहां पर चाइना का सिंपल फोकस है कि भारत के इन्फ्लुएंस को लिमिट किया जाए और चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए, सो दैट चाइना फिर अगर ऐसा कुछ मौका बनता है तो इन सब स्टेट्स के थ्रू प्रेशर बना सकता है भारत पर। तो इसी वजह से ये जो ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट है ये बहुत एम्बिशियस है चाइना के लिए। लेकिन इस पर कई जो एक्सपर्ट्स हैं, कई जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि नेपाल कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में फंस सकता है। डेट ट्रैप का सिंपल फॉर्मूला चाइना का ये होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पर वो पैसा लगाता है उन देशों में जो फीजिबल नहीं होते हैं। अब चाइना ने पैसा लगाया, ठीक है, आपने किसी कंपनी पर पैसा लगाया, वो कंपनी नहीं चली, तो आप फिर उस कंपनी को, और आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे, अब आप उस कंपनी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यही चाइना भी करता है अपने डेट ट्रैप पॉलिसी से। तो कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो आपका ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं नेपाल को डेट ट्रैप में फंसा सकता है, क्योंकि इसका जो अमाउंट होगा ना वो नेपाल की जो जीडीपी है उसके 10% से एक्सीड करेगा। तो बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी भी देश की जीडीपी का अगर 10% से ज्यादा का अमाउंट किसी एक प्रोजेक्ट में लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिटर्न्स आने में बहुत समय लगता है। अगर आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए तो क्या आपको तुरंत बिलियंस ऑफ डॉलर रिटर्न्स में मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। वो समय का प्रोसेस है। स्मूथली जो है डेकेड्स, कई साल लग जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब आपको रिटर्न्स धीरे धीरे आता है। तो चाइना का सोच ये है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है, जैसे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि नेपाल अगर इस प्रोजेक्ट में एक्सीड करता है तो फिर डेट ट्रैप में फंसने के पूरे चांसेस है, क्योंकि जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है। तो अग्रीमेंट पर डिस्कशन हो गया, साथ ही साथ जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसकी रिवाइज डील पर बात चल रही है। देखिए नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका स्टांस तो सिंपल है कि नेपाल को जरूरत है और नेपाल जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ रही है कि जो टर्म्स होंगे वो किस तरीके से तैयार होंगे सो दैट चाइना और नेपाल दोनों को फायदा हो। तो जो एक बड़ा मुद्दा है कि जो पोखरा एयरपोर्ट लोन है, ये नेपाल चाह रहा है कि इस लोन को वेव कर दे, इस लोन को माफ कर दे चाइना, लेकिन इस पर अभी चाइनीज अथॉरिटीज ने कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया हुआ है। इसी वजह से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की डील है इस पर अभी मामला जो है थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और अगर मैं आपको बताना चाहूं कि जो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एशियंट सिल्क रूट था उसे रिवाइव करना है, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी करनी है, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी करनी है, यूरोपियन यूनियन से करनी है, ईस्ट यूरोप से करनी है, सो दैट पूरा का पूरा वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में करनी है, सो दैट जितने भी रीजन्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं वहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस हो सके एंड चाइना जो है फिर बीट कर सके या उसका इन्फ्लुएंस या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देश की तरह वो इमर्ज कर सके। अब देखिए अगर हम बात करें इन अग्रीमेंट्स की, या जो नेपाल है वो काफी ज्यादा क्लोज हो रहा है चाइना के, तो देखिए इसमें स्ट्रेंथ भी है, इसमें फायदे भी हैं, इसमें नुकसान भी है। स्ट्रेंथ ये है कि देखिए अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इनके प्रोजेक्ट्स अगर बनेंगे नेपाल में तो ऑब्वियस सी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बूस्ट होगा, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है बहुत ज्यादा नेपाल में। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से इन प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन में डिले होता है। जितना ज्यादा डिले लगेगा उतना ज्यादा पैसा फंसा रहेगा, उतना ज्यादा नेपाल की इकोनॉमी पर ही वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, जैसा हमने पाकिस्तान में देखा। पाकिस्तान 2015 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे इनॉग्रेट करता और ये खुशियां मनाई जा रही थी कि और अब तो बस पाकिस्तान जो है वो डेवलप्ड देश में आने वाला, ये है वो है। आज 9 साल हो गए हैं, सीपेक का अता पता नहीं, और अब तो चाइना पाकिस्तान बात भी नहीं करते सीपेक की। अब तो ज्यादा कहीं सीपेक की बात भी नहीं आती है, क्योंकि फेल्ड है वो, पूरी तरीके से फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशन ही नहीं टाइम पर हुआ।
फिर अपॉर्चुनिटीज की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें तो ट्रेड और टूरिज्म में बूस्ट मिल सकता है। डिफरेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो है वो नेपाल तय कर सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ ये जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ कोई भी देश करता है, चाहे वो पाकिस्तान और श्रीलंका हो, उसका नेगेटिव इंपैक्ट शायद पॉजिटिव इंपैक्ट से ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, इतने बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन आ गया था, इतने बड़े लेवल पर इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी कि लोगों को सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करना पड़ा था। तो फायदे तो हैं, वो कहते हैं ना दो धारी तलवार, फायदा तो है कि बूस्ट हो सकेगा ट्रेड और टूरिज्म, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं पूरी नेपाल की इकोनॉमी ही कोलैप्स ना कर जाए। अब देखिए, अब अगर चाइना इतने बड़े अमाउंट पर नेपाल को सपोर्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया के लिए भी नेपाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट है, कल्चरल टाइज है। इसी वजह से ये देखा जा रहा है कि इंडिया ने भी जो एनुअल ग्रांट है उसको बढ़ा दिया है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया और 2024-25 में वो बढ़ाकर कितना कर दिया है, 11.2 बिलियन, ठीक है, 11.2 बिलियन का जो ग्रांट है वो नेपाल को मिलेगा, सो दैट नेपाल और भारत के रिलेशंस भी इंटैक्ट रहें, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि नेपाल जैसा इतना इंपॉर्टेंट देश, इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेटेड कंट्री भारत के इन्फ्लुएंस से निकलकर चाइना के इन्फ्लुएंस पर, चाइना के पास चला जाए। तो इसी वजह से एलोकेशंस जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। यूनियन बजट में जो है एलोकेशन बढ़ा दिया गया था, एंड कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी, ठीक है, कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी डिस्कशन किया जा रहा है, और कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है कि जल्द से जल्द हो सके। फिर इंडिया इज एलोकेटेड 8.8 बिलियन 2023-24 में, 8.8 बिलियन जो है वो इंडिया ने एलोकेट किए। 2022-23 में आप देख सकते हैं वो 12 मिलियन था, फिर 6.8 बिलियन। तो इस तरीके से समय के साथ, चाहे 2021-22 हो, चाहे 2022-23 हो, और अब 24-25 हो, तो हर साल दर साल जो एलोकेशन है वो बढ़ता ही चला जा रहा है भारत की तरफ से, सो दैट चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। तो ये पूरा सिनेरियो है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या चाइना और नेपाल के रिलेशंस नेपाल को एक्चुअल में बेनिफिट करेंगे, या ऐसा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट ये होगा कि नेपाल की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं इकोनॉमी, और अगर चाइना के साथ इस तरीके के एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स के साथ अगर नेपाल इंगेज होता है तो क्या उसका फ़ायदा ज़्यादा नेपाल को मिलेगा या उसके नुकसान ज़्यादा होंगे नेपाल को, ये आप मुझे कॉमेंट ज़रूर बताएगा। तो ये पूरी थी न्यूज़। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट रहेगा तो अपने डाउट्स आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।